हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सब सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आंखें कविता का पाठ करेंगे और इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो इसके पूर्व कि हम कविता पढ़ें और उसका अर्थ ग्रहण करें, हम कवि के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि इसमें उत्तरांचल में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको अनेक सम्मान भी इनकी कृतियों के लिए मिले, जैसे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का एक दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई इन्होंने बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखीं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग के शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब हम कविता का पाठ करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो कवि कह रहे हैं किसान की दुर्दशा को देखकर कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरोरोदन। कवि कह रहे हैं कि किसान की आँखें अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं, अर्थात उनमें प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती। उनमें अत्यधिक वेदना, दीनता और दुख पीड़ा का शांत रुदन भरा हुआ है। किसानों के मन की पीड़ा उनकी आँखों से झलकती है। यह पीड़ा इतनी अधिक है कि उनकी आँखों की ओर देखने का साहस तक नहीं होता। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आज देश स्वतंत्र है,
किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात का गर्व उसकी आंखों में झलकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह स्वाधीनता उसकी दशा में परिवर्तन नहीं ला पाई है। किसानों को दुखों के बीच छोड़कर संसार के दूसरे लोग किनारे की ओर खिसक गए, अर्थात शासक वर्ग जो है हमारे देश का, उन्होंने किसानों को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया। दुखों का जो मझधार है उसमें अकेला छोड़ दिया और स्वयं कन्नी काट गए। हालांकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो किसानों की दशा में परिवर्तन लाएं, लेकिन उन्होंने किसानों को दुख के मझधार में छोड़ दिया। इन किसानों को स्वाधीन होने का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह बुझिन से हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि कभी किसानों के ये खेत भरपूर फसल से लहलहाते थे, तब ये खेत उसके अपने थे। अब उसे इन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उसे इन खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया गया है। महाजन ने इन खेतों पर कब्जा कर लिया है। इन खेतों में फैली हरियाली के एक एक तिनके में इन किसानों के जीवन की हंसी झलकती थी। ये खेत ही उसके जीवन की खुशहाली के आधार थे। आज उन्हें इस खुशहाली से वंचित कर दिया गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जमींदार के कारकुनों ने लाठी मार मार कर किसान के प्यारे बेटे की हत्या कर दी। वह किसान अभी भी उसकी याद में रोता रहता है। उसकी आंखों में अपना प्यारा बेटा घूमता रहता है, अर्थात इसकी आंखें प्यारे बेटे की छवि को बार बार याद करती हैं। यह किसान उसे आज तक भुला नहीं पाया है। कभी उस घटना का मार्मिक चित्रण करता है जिसमें किसान को उसके खेत से बेदखल किया गया था तथा विरोध करने पर उसके बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई थी। यह सारा काम जमींदार के कारिंदों ने किया था। कारकुन यानी जमींदार के यहाँ कार्य करने वाले लोग। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कवि यहाँ कहते हैं कि महाजन ने अपने मूलधन का ब्याज वसूल करने के लिए, एक एक कौड़ी वसूल करने के लिए, एक एक पाई वसूल करने के लिए किसान का घर भी बिकवा दिया। और आखिरी लाइन में कहते हैं, आखिरी 2 लाइनों में, कि रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। किसान की आँखों में अचानक रह के उसके बैलों की जोड़ी तैर जाती है। उसके जो 2 बैल हुआ करते थे, खेती किसानी के कार्य में सहयोग करते थे, वह बैल की जोड़ी भी बिकवा दी गई। उन बैलों की याद रह के किसान की आंखों में अचानक तैर जाती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कह रहे हैं कि किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसे वह उजरी कह के बुलाता था। वह उजरी गाय भी महाजनों ने ब्याज के पैसे वसूल करने के लिए बिकवा दी है। वह उजरी गाय केवल किसान को ही अपना दूध निकालने देती थी और कोई उसे दूध नहीं पाता था। और आखिरी 2 लाइनों में कवि कह रहे हैं कि आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान की जो सुख की खेती उजड़ गई, यानी घर बिक गया, खेत बिक गया, गाय बिक गई, बैल बिक गए, जिनसे वो खुशहाल रहता था, जिनके
अपने चारों तरफ रहने से वो सारी संपत्ति उसकी बिक गई, तो वह सुख की खेती जो किसान की थी वो उसे प्रति क्षण याद आया करती है, हर पल याद आती है। और कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठे आती है। किसान पे भी मुसीबतों पे मुसीबत आ रही है। अब सुनिए अगली 4 लाइनें कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि कह रहे हैं कि किसान की जो पत्नी थी अचानक बीमार पड़ती है, और चूँकि किसान के पास कुछ भी बचा नहीं है कि वह पत्नी की देख रेख कर सके, उसे अस्पताल में दिखा सके, उसका इलाज करा सके, इसलिए दवा के अभाव में उसकी पत्नी मर जाती है, स्वर्ग चली गई। और यह सोच के कि वह पत्नी का इलाज भी ठीक से नहीं करा पाया, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसकी एक पुत्री भी थी जो कि दुधमुही थी, अभी नवजात थी, नया नया पैदा हुई थी, तो जब माँ मर गई तो उसे दूध कौन पिलाता। तो माँ के देख रेख के अभाव में बेटी भी 2 दिन बाद स्वर्गलोक चली गई, वह भी ईश्वर को प्यारी हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कहते हैं कि किसान का बेटा मर गया तो अब उस बेटे की पत्नी घर में है जो विधवा है, विधवा हो चुकी है, और हालांकि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उसे पति का घातिन बता दिया जाता है। यानी जमींदार के लठैतों ने जिसके पति की लाठी मार मार के हत्या कर दी थी, उसकी हत्या का आरोप भी पत्नी के सिर पे मढ़ दिया जाता है और उसे पति घातिन बता दिया जाता है, पति को मारने वाली बता दिया जाता है। हालांकि वह घर की लक्ष्मी की तरह थी, घर की लक्ष्मी के समान थी। तो इस आरोप में कोतवाल ने उसे पकड़वा के थाने बुलवाया, और इस लाज में वह एक दिन क्या करती है, कुएं में कूद के अपनी लीला समाप्त कर लेती है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि जमींदार और कोतवाल आपस में मिले हुए थे। अब यह पंक्ति उस समय स्त्रियों की समाज में क्या दशा थी इस बात को बता रही है। आइए पढ़ते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। कवि कह रहे हैं कि खैर कोई बात नहीं, पत्नी मरी तो मरी, पत्नी तो, स्त्रियां तो पैर की जूती के समान है, आज एक नहीं रही तो कल दूसरी आ जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब किसान अपने पुत्र को याद करता है तो उसके हृदय में अत्यधिक दर्द उमड़ पड़ता है। ऐसा लगता है कि उसकी छाती फट जाएगी, वह दर्द के मारे करहा उठेगा। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहते हैं कि जब किसान अपने पिछले दिनों को याद करता है जिसमें वह सुखी रहा करता था, सुखी हुआ करता था, तो अचानक उसकी आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ जाती है। लेकिन जब यह काल्पनिक संसार में डूबता है और पुराने दिनों को याद करता है तो इसकी आंखों में खुशी आ जाती है। खुशी के मारे यह अपने सारे गम भूल जाता है। लेकिन जब आँख खुलती है और यथार्थ का भान होता है, वास्तविकता पता चल जाती है कि अरे वो परिस्थिति तो पिछली थी, वो दिन तो बीत गए, तो इसकी चितवन यानी दृष्टि तुरंत शून्य में मानो गड़ जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में कोई तेज चीज़ चुभा दी गई हो, तेज नोक चुभा दी गई हो, आंखों में दर्द सा उमड़ पड़ता है। तो छात्रों, आशा है आपको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।